हमने कल क्या पढ़ा था? कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग पढ़ा था। कैरेक्टरिस्टिक्स अब पढ़ने वाले हैं। मैंने बोला था नहीं, मैंने ये बोला था कि कंपोनेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग सेम रहेंगे, इसलिए मैं बीच में पहले इंपॉर्टेंस ले रही हूँ और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लूंगी, ताकि आप लोग भी रिलेट कर पाए और मुझे भी आंसर बैक कर पाए जो मैं पूछूंगी। मतलब हमने एक पहला पढ़ा था कस्टमर सेंट्रिक फोकस, ये कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था। मैंने लिखा भी था कि स्पेलिंग सही है कि नहीं। ठीक है, तो लेट्स अगेन हम उसको वापस से शुरू कर रहे हैं। महानुभवों जो नहीं आए हैं उनके लिए बता देते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसका पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कौन सा? दैट इज कस्टमर सेंट्रिक फोकस। उसमें हमने कुछ 2 पॉइंट्स पढ़े थे, है ना? लिख लेते हैं पहले, तो जितना लिखेंगे उतना याद रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स पहला था कस्टमर सेंट्रिक फोकस। कस्टमर सेंट्रिक फोकस का मतलब क्या बताया था? मतलब कस्टमर से रिलेटेड ही हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आगे मार्केटिंग करनी रहती है। अब कस्टमर से रिलेटेड चीज़ों में कैसे 2 चीज़ों के ऊपर बेस्ड रहता है। पहला था हमारा अंडरस्टैंडिंग द नीश मार्केट। मैंने आपको नीश मार्केट बताया था, इट इज़ नॉट नीच मार्केट, है ना? अंडरस्टैंडिंग नीश मार्केट। कोई कोई लोग इसको निशे भी बोलते हैं, निशे, CHE है ना, तो वो निशे बोल देते हैं। हाँ, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज नीश। ठीक है, ई साइलेंट है। ठीक है, तो अब नीश मार्केट का मैंने आपको बताया था मतलब क्या होता है। जब स्पेसिफिक मार्केट के बारे में हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको बोला था एक एग्जांपल कॉस्मेटिक्स का। यस, यस, एग्जैक्टली। जैसे मैंने आपको बोला है कि कोई इको फ्रेंडली प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो उसका इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का कितना मार्केट है हमारे, मतलब हमारी एक ज्योग्राफी में हम ले ले, सपोज इंडिया में इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का कितना मार्केट है? 1000 करोड़ का भी हो सकता है। अब उस 1000 करोड़ में आपकी कंपनी का कितना मार्केट शेयर होने वाला है, ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी रिसर्च की है और उसके बेसिस पे आपने कैसा प्रोडक्ट डेवलप करा है या सर्विसेज दी है। ठीक है, तो जब जब हम बात करते हैं नीश मार्केट की, तो हम बात कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक मार्केट की। अगर हमें उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक मार्केट के बारे में ऊपर से नीचे तक सारी चीज़ें पता हो गई हैं, मतलब हमने उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर लिया है, तो आप आगे बढ़ सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हो। इट इज़ नॉट लाइक कि आप बढ़ नहीं सकते हो, पर अच्छे तरीके से बढ़ पाओगे। आपको चैलेंजेस कम फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स ऑफन सर्व स्मॉलर मोर स्पेसिफिक मार्केट्स। एंटरप्रेन्योर्स जो रहते हैं वो ज़्यादातर छोटे मार्केट्स को ज़्यादा सर्व करते हैं अपनी चीज़ें। अब छोटे मार्केट को क्यों? क्योंकि वो नए नए हैं मार्केट में। एकदम से आते से ही तो अपन बड़ी सी चीज़ को नहीं हथिया लेंगे, या फिर बड़े से मार्केट को तो नहीं ऐसा ले लेंगे कि हमें यही प्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रही हूँ मोबाइल्स की, मोबाइल्स का मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत सारी कंपनीज है हमारे पास मोबाइल की। कोई एंटरप्रेन्योर आ भी रहा है तो उसको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उसके पास कुछ यूनिकनेस है, तो वो आया है, तो वो मार्केट में स्टैब्लिश हो पाएगा और उसका मार्केट शेयर अच्छा रहेगा। बट अगर वही बात करते कोई एंटरप्रेन्योर नया स्टार्टअप लेकर आया है मोबाइल फ़ोन से ही रिलेटेड और उसमें कुछ यूनिकनेस नहीं है, तो वो मार्केट में नहीं बना पाएगा अपना मोबाइल फ़ोन आगे जाने के लिए, है ना? ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ज़्यादातर जो एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं वो स्मॉल मार्केट को ज़्यादा सर्व करना, छोटे छोटे शुरू करते हैं एंड देन बड़े को एक साथ ग्रैब करते हैं। ओके, फिर इसके बाद हमने एक और इसी में पार्ट पढ़ा था, दैट इज डायरेक्ट कस्टमर इंगेजमेंट। इंगेजमेंट की बात मतलब संगाई की बात नहीं चल रही है, जिसका अभी सीजन चलना शुरू हो चुका है। हमारे दोस्तों की सगाइयाँ शुरू हो गई है, शादियाँ शुरू हो गई है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। बड़ा ऐसा फोमो होता है बहुत ही कि क्या है भाई, ब्याह करने लग गए सबके सब। ठीक है, तो
अब बात करते हैं डायरेक्ट कस्टमर एंगेजमेंट की। डायरेक्ट कस्टमर एंगेजमेंट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो ग्राहक होते हैं उनके साथ सीधा संवाद करो, उनके साथ सीधी डायरेक्ट बात करो। एग्जाम्पल मैंने कॉफ़ी शॉप का लिया था कि कॉफ़ी शॉप जो है वो आपने रन कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप पर्टिकुलर कस्टमर के पास जाओगे और उसका एक्सपीरियंस पूछोगे कि आपको कॉफ़ी अच्छी लगी कि नहीं लगी। आप कोई नई कैफ़े में गए हो, रेस्टोरेंट में गए हो, उस पर भी आप ऐसे ही करते हो, डायरेक्ट पूछते हो कस्टमर से कि डिड यू लाइक द टेस्ट ऑफ द फूड और नॉट, है ना। तो यही चीज़ होती है कि आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हो। अब जब डायरेक्ट फीडबैक मिलता है तो उसको हम बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो इनडायरेक्ट फीडबैक मिलता है। क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्टली किसी से वन ऑन वन कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करी है, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछ रही हूँ कि डिड यू लाइक द लेक्चर, आपको मज़ा आया पढ़ने में, आप लोग नहीं बोलोगे, है ना। तो मेरे को लगा अरे यार, अब मैं अपने ऊपर इम्प्रूव करूँगी कि मुझे अपने पढ़ाने के तरीकों पे इम्प्रूव करना चाहिए, मुझे और एग्जाम्पल सेट करने चाहिए, मुझे कंसेप्ट्स क्लियर रखने चाहिए, वर्ड्स ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं करने हैं, है ना। ये क्या है, डायरेक्ट फीडबैक। अगर यही बात मुझे किसी तीसरे पर्सन से पता चलती है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मतलब कि ये बड़ा चढ़ा के भी बोल सकता है। आई विल हैव दैट थिंग इन माई माइंड कि इसने मिर्च मसाला डाल के मुझे वो फीडबैक दे रहा है। मे बी दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी कि बच्चों को मेरा लेक्चर पसंद आ रहा हो, दिस कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। मतलब दोनों चीजें हो सकती है। सो इनडायरेक्ट वे ऑफ फीडबैक जो रहता है वो थोड़ा कम इफेक्टिव रहता है, बट इफेक्टिव रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बट जब आप डायरेक्टली इंगेज कर रहे हो कस्टमर को, डायरेक्टली उनसे बात कर रहे हो, दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन मार्केटिंग। ओके, फिर इसके बाद आते हैं, हमने एक और पढ़ा था पॉइंट, दैट इज इनोवेशन एंड क्रिएटिव अप्रोचेस। इनोवेशन एंड क्रिएटिव अप्रोचेस में पहला पॉइंट हमने पढ़ा था रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स। इसका मैंने एग्जाम्पल बहुत प्यारा दिया था लड़कों के ऊपर, है ना। रिसोर्स कॉन्स्टेंट का मतलब होता है जब जब हमारे पास रिसोर्सेस की कमी रहती है, हमारे पास लिमिटेड बजट रहता है ना, तो हम आते हैं जुगाड़ पने पे। इंडियंस जुगाड़ू रहते हैं, राइट। जब जब किसी मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं है स्टार्टअप के पास, है ना, एंटरप्रेन्योर के पास नहीं है पैसा, तो वो क्या करेगा, थोड़ी सी एक रील बनाएगा छोटी सी, उसको वायरल करवाएगा, उसमें अपने प्रोडक्ट्स को दिखलवाएगा। कोई उसका दोस्त का दोस्त का दोस्त का दोस्त इन्फ्लुएंसर निकलेगा तो उससे बात करेगा, भाई एक रील डाल दे मेरे नाम पे, वायरल हो जाएगी, है ना। कुछ भी, मतलब वो जुगाड़ पने आएगा। लड़के जैसे जुगाड़ करते, चौक पे गाड़ी लेके चले जाते हैं, भाग जाते हैं, वही चीज यहाँ पर भी है कि एंटरप्रेन्योर्स के पास बहुत लिमिटेड चीजें रहती है। वो नए नए बच्चे अभी मार्केट में, न्यू बॉर्न बेबीज हैं बिजनेस के मार्केट में। तो अब क्या, उनको जब लिमिटेड चीजें रहती है तो वो ये सोचते हैं कि मैं कहाँ बेस्ट यूटिलाइज कर सकूं अपने पैसों का, अपने रिसोर्सेस का, अपनी मैन पावर का। और अगर वो लिमिट में है तो मैं कहाँ इनके बजाय अपना कुछ ऐसा योगदान दूं कि मुझे दूसरे लोगों को इन्वॉल्व ना करना पड़े या दूसरे लोगों को पैसा ना देना पड़े हायर करने के लिए, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जांपल पढ़ा था बहुत पहले, किसी लड़की का जिसने कोडिंग सीखी थी, है ना। केस स्टडी हमने देखा था, उसमें उसने कोडिंग सीख ली थी, उसको सॉफ्टवेयर बनाना था, क्योंकि शी कुड नॉट अफोर्ड अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर हर कंपनी। तो उसने कोडिंग सीखी, कोडिंग सीखने के बाद उसने खुद ने डेवलप करा वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, उससे उसकी स्किल सेट भी डेवलप हुई, है ना। उसको ज्यादा किसी को लेबर भी देने की, मतलब पैसे देने की वो नौबत नहीं आई। उसने क्या, जुगाड़ बने करे, उसने खुद ने सीख लिया, उसने खुद ने डेवलप करा और वो खुद उस पर वर्क कर रही है, ऐसा, ठीक है। तो जब जब रिसोर्स कॉन्स्टेंट का मतलब यही होता है कि लिमिटेड होते हैं जब रिसोर्सेस, तो हम उसके लिए हमारी मार्केटिंग को करने के लिए अलग अलग तौर तरीके, स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो आगे बढ़ सके, लोगों तक पहुंच सके। फिर इसी में आया था एक और पार्ट जो था एक्सपेरिमेंटेशन। जब जब आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब आप आगे कैसे बढ़ोगे। जैसे मैंने आपकी क्लास में एक्सपेरिमेंट करा था, है ना। मैंने बिना एग्जाम्पल के एक दिन क्लास ले ली, बस
सब बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, एकदम मुंह लटका के ऐसे जैसे किसी ने सबको दो दो झापड़ मारे हो, बस ऐसे बैठे हुए थे। देन समझ में आया कि इन लोगों को तो एग्जाम्पल्स चाहिए, इन लोगों को तो ऐसे एग्जाम्पल्स चाहिए जो जिनसे ये कनेक्ट कर सके। इन लोगों को ऐसा एग्जाम्पल चाहिए कि इनको अगर मैं कपल बोलूं तो बड़ी हंसी आ जाती है। तो वो क्या है, मैं समझ गई, ये मैंने एक्सपेरिमेंट करा कि मैं डायरेक्ट अगर डिलीवर करूंगी सारा कंटेंट तो सीधा जंप होके ऊपर से चला जाएगा। हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे जिससे कि वो कंटेंट भी हमारे दिमाग में घुस जाए और साथ साथ में हम टर्मिनोलॉजीज को भी याद कर सके। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट्स होता है। एंटरप्रेन्योर्स भी जो रहते हैं वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर हम कोई सा एग्जाम्पल लें तो क्या ले सकते हैं, जैसे अगर हम एयरबीएनबी का मैंने आपको बताती हूँ, या फिर चलो हम यही फैशन का ले लेते हैं। फैशन में एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा फैशन अवेलेबल होता है ना। कोई क्रॉप टॉप पहन रहा है, कोई लॉन्ग टॉप पहन रहा है, कोई मिड टॉप पहन रहा है, वॉट एवर आपको जो पहनना है ना। अब हमारे सिटी में इतना फैशनेबल क्राउड नहीं है, ठीक है, वी ऑल नो दिस। अगर यहाँ पर कोई लड़की एक्सपेरिमेंट करके कुछ नया फैशन लेकर आती है और वो लेकर जाती है, तो अब क्या उसको सोसाइटी या फिर उसके जो पीयर्स है वो इतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दे आर नॉट यूज्ड टू इट। ठीक है, तो वो अपने आप में चेंजेस लेकर आएगी, वो अपने आप के पहनावे में, तरीके में, तौर तरीकों में थोड़े से चेंजेस लेकर आना शुरू कर देगी, अडेप्ट करेगी। पहले उसने एक्सपेरिमेंट करा था, जब उसको फीडबैक मिला, जब उसको समझ में आया कि गैदरिंग कैसी है, आई शुड नॉट ड्रेस लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ सच काइंड ऑफ पीपल हु आर नॉट एट ऑल हैविंग अ ओपन माइंड, तो वो क्या होगा, वो चेंज कर देगी उसकी ड्रेसिंग सेंस। देन उसने अडेप्ट कर लिया, मतलब पहले एक्सपेरिमेंट करा, उसको फीडबैक मिला, फीडबैक के अकॉर्डिंग चेंजेस लेकर आई वो। सो दिस इज हाउ एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो वर्क्स। अगर हम एयरबीएनबी की बात करें तो उसको जब अपने कस्टमर से क्या मिला, फीडबैक मिला कि उनको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए स्टे करने के लिए एक जगह चाहिए, तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग चेंजेस लेकर आए। उन्होंने अफोर्डेबल, पॉकेट फ्रेंडली ऐसे प्लेसेस को अपनी लिस्ट में डाला कि वो इजीली वहां पर जा सके और अपने स्टे पे रह सके। अब बात आती है कि उनको फीडबैक किस तरीके से मिला। कुछ लोग जो थे उनने बोला कि यार पूरा दिन भी नहीं चाहिए, हमें तो आधा घंटा चाहिए, या फिर हमारी फ्लाइट लेट है तो हम 3 घंटे के लिए लेना चाहते हैं रूम, ऐसा वैसा। ऐसे में होटल्स तो नहीं देते, होटल्स तो पूरा 12-12 घंटे का देते हैं, पूरा एक एक दिन का। तो उनने इस चीज को डिटरमाइन करा, उन्होंने ये सोचा लेट्स एक्सपेरिमेंट विद दिस न्यू थिंग, कि हम सिर्फ उनके आर्ली बेसिस पे या तो उनको रूम स्टे देते हैं, या तो हम उनको ऐसा करते हैं कि उनको जो कन्वीनियंसी है, उनको अगर आधे दिन के लिए चाहिए तो वो दे दो, उनको अगर पूरे एक दिन के लिए चाहिए तो वो दे दो। दे हैव बिकम फ्लेक्सिबल, दे हैव अडॉप्टेड द चेंजेस। ठीक है, दिस वॉज अ एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हमारे पास होटल्स तो थे, हमारे पास ओयो तो था, सब कुछ था, सब मेक माई ट्रिप भी था, बट उन्होंने ये सोचा कि लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, डाल के देखते हैं। हम केमिस्ट्री में भी एक्सपेरिमेंट करते है कि नहीं, कुछ भी केमिकल डाल दो और ढाई ढूम सब हो जाता था। मैंने करा था एक बार 10th में, मेरे वो कोट पहनते थे ना व्हाइट कलर का एप्रन, जल गया। हम लोग स्किट कर रहे थे, उसमें मैं बाबा बनी थी, बाबा जो होते हैं ना, ढोंगी बाबा लोग, वो बनी थी। हमने स्किट में ऐसे ही मतलब केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स को इन्वॉल्व किया था कि नींबू काटेंगे तो रेड कलर निकलेगा, तो वो हमने इंजेक्ट करा था उसमें। फिर हमने बोला था कि देख अभी ऐसे करेंगे तो धुआं निकलेगा, तो ऐसा वही करते थे तो धुआं निकलता था। तो वो एक बार कुछ ज्यादा ही कर दिया तो हम ही धुआं धुआं हो गए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसका पहला पार्ट जो होगा वो रैपिड अडेप्टेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट में कोई चेंजेस आ रहे हैं, मतलब प्रयोग धर्मिता नहीं, इसको क्या बोलते हैं, त्वरित अनुकूलन हिंदी में बोलते हैं।
जैसे अगर कुछ मार्केट में ऐसी चेंजेस आ गए, कुछ फैक्टर्स जो है वो हमारे फेवर में नहीं है या फिर फेवर में भी हो सकते, दोनों चीजें हो सकती, दोनों एस्पेक्ट हो सकते हैं, उसको कितनी जल्दी आप अपना लेते हैं, कितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल लेते कोविड का। कोविड जब आया, छोटे रेस्टोरेंट्स थे, लोग घर से नहीं निकल रहे थे, राइट, लेकिन उनको क्रेविंग्स हो रही थी बाहर का खाने की बहुत ज्यादा, है ना। तो अब उन्होंने क्या करा, लोग पहले ज्यादा बाहर जाके खाना प्रेफर करते थे, उन्होंने ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग स्टार्ट कर दिया, ज्यादा स्मॉल रेस्टोरेंट्स ने, कि हम भी डिलीवर करना शुरू कर रहे हैं। उन्होंने क्या करा, जब इन्वायरमेंट में चेंज आया तो उन्होंने रैपिडली उस चेंज को क्या करा, अडेप्ट कर लिया, बहुत क्विकली, बहुत जल्दी उस चेंज को अपने आप में अपना लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और उसके हिसाब से वो आगे बढ़ने लगे। ठीक है, अगर वो नहीं करते तो वो बंद हो जाते वहीं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हुए भी हैं। इसी का दूसरा पार्ट है शॉर्ट टर्म फोकस विथ लॉन्ग टर्म विजन। शॉर्ट टर्म फोकस with long term vision। ये क्या चीज होती है भाई? दीर्घकालिक दृष्टि के साथ अल्पकालिक ध्यान। समझ में आया किसी को क्या होता है ये? मतलब जो सोचा है वो उस समय के लिए पता, लेकिन उसका इम्पैक्ट है वो काफी टाइम तक रहता है। एग्जैक्टली हम कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए सोच रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स जो रहते हैं वो किसी शॉर्ट टर्म गोल पे फोकस कर रहे हैं, बट उसका जो इम्पैक्ट होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। जैसे हम बोलते हैं हेल्थ कॉन्शियस पीपल जो रहते हैं, हम बोलते हैं क्या है 2-4 की जिंदगी, खा अच्छे से तू तो, है ना, निपटाओ। नहीं, उनका लॉन्ग टर्म विजन रहता है। वो अभी शॉर्ट टर्म गोल उनका ये है कि अभी मैं फूड अच्छा खाऊंगा, हेल्दी फूड खाऊंगा, अच्छे अच्छे प्रोटीन बार्स और वट एवर दे वॉन्ट टू ईट वो खाएंगे। बोले तेरे को क्या पता, देखना बाद में पता चलेगा जब तू बुढ़ापा आएगा तेरा। दैट इज देयर लॉन्ग टर्म विजन। हम भी, हमारे पेरेंट्स भी यही बोलते हैं ना, तुम्हारे अभी से ये हाल है तो फ्यूचर में जाके क्या हाल होंगे। वो हमारे शॉर्ट टर्म पीरियड के चीजों को देखकर हमारे फ्यूचर की चीजों के बारे में, लॉन्ग टर्म जो है उसका सोच रहे हैं। तो वैसे ही एक एंटरप्रेन्योर जो रहता है, फिटनेस ऐप जो रहते हैं बहुत सारे, वो क्या करते हैं, फ्री ट्रायल्स ऑफर करते हैं। फिटनेस ऐप कभी किसी ने देखा होगा, है ना। देखो वो बेकार है, वो बोल रहा है बेकार है ऐसा। जैसे फिटनेस ऐप होते हैं, उसमें क्या होता है कि थोड़े टाइम पीरियड के लिए फ्री ट्रायल्स देते हैं। वो आपको पर्सनल ट्रेनिंग देंगे, आपकी जो क्वेरीज रहती है, आप पहले अपनी बताओ चीजें कि मुझे ये दिक्कत है, एंड दे विल सॉल्व इट आउट, एंड ऑनलाइन सारा होता है। ठीक है, ये कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है। ये था उनका शॉर्ट टर्म गोल कि इसमें मेरा कस्टमर बंध जाएगा, उसको अगर अच्छी लगेगी तो। फिर उसके बाद अब वो जब सारा पैकेज लेगा तो वो उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो जाएगी। लॉन्ग टर्म विजन है कि अगर अभी आप मेरा ये डेमो क्लास अटेंड कर रहे हो तो जाके आपको फ्यूचर में हमारी मेंबरशिप मिलेगी। दिस इज हाउ इट वर्क्स, कि शॉर्ट टर्म के साथ आप फोकस करके आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो। फाइन, क्लियर है? नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिल्डिंग। सबको पता है क्या होता है रिलेशनशिप बिल्डिंग? क्या होता है? डोंट टेल मी लड़का लड़की वाली रिलेशनशिप। आज मेरी राइटिंग कैसी डॉक्टर वाली हो रही है ना, घसीटे मार रही हूं मैं। जब लास्ट आंसर बचता है एग्जाम में, तब घसीटे मारे जाते हैं, तब याद आती है अरे ये भी आता है अपने को है हमारे साथ तो बहुत हुआ है। मैं तो एक बार वो ले रही हूँ और मैं यू जा रही हूँ उसके साथ कि अरे लिखना है मेरे को, डिजाइन बनानी पड़ती है। बट आई एम सो बैड एट दैट। मतलब मैं ऐसे हूँ, रिप्रेजेंट कर देती हूँ डेटा, बट वो ऐसे सजा धजा के लिखना इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। आप लोगों की होनी चाहिए क्योंकि आप लोगों को आंसर दिखाना है अच्छा। ठीक है, आप मेरे ऊपर मत जाना दिस वॉज अ लेसन फॉर यू गाइज। relationship building, I'm not talking about relationship with a boy and a girl or a boy or a girl or whatever जो भी चल रहा है मार्केट में आजकल। ठीक है, हम यहाँ पर कस्टमर और बिजनेस
की रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये किस चीज पे पहले एम्फेसाइज करते हैं? ये लोग एम्फेसाइज करते हैं नेटवर्किंग पे। पहला पॉइंट है इसका, एम्फेसाइज ऑन नेटवर्किंग। जब भी बिजनेस जो मार्केटिंग वाले होते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं कि हमें एक पर्सनल कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है हमारे कस्टमर्स के बीच में। एग्जांपल लेते हैं कि कोई अगर फ्रीलांसर है ना, फ्रीलांसर सबको पता है ना, वो क्या करते हैं, वो अपने क्लाइंट से डायरेक्ट बात करते हैं, ठीक है। अब क्या वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं, उनका कोई ब्रांड नहीं है फ्रीलांसर्स का, दे ओनली गेट पेड फॉर द वर्क विच दे डू, दैट इज इट, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। बट वो क्लाइंट भी कैसे आएगा, जब वो उनसे एक पब्लिक एक फेस टू फेस या फिर कॉल पे बात हो या फिर ईमेल पे बात हो, एक फॉर्मल तरीके से बात हो, तो ही वो क्लाइंट उनके पास आएगा, इजंट इट। तो जब जब वो नेटवर्किंग अपनी ज्यादा प्रोपोगेट कर रहे हैं, नेटवर्किंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लोगों जब जब वो अपनी नेटवर्किंग पे फोकस कर रहे हैं या लोगों से ज्यादा मेल मिलाप कर रहे हैं, मेल मिलाप ये नहीं कि कॉफी पे जाना, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। वो इनफॉर्मल मीटिंग होगी या फिर आप बिजनेस में इंडल्ज है तो वो मीटिंग वैसी अलग होती है कि आप कॉफी पे डिनर पे जा रहे हैं अपने क्लाइंट के साथ, वो अलग चीज होती है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको किसी इंसान अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, एंटरप्रेन्योर्स मोस्टली यही करते हैं कि उनको डायरेक्ट उनसे बात करनी रहती है, क्लाइंट्स तभी आते हैं। आप ये नहीं है कि आपने बस एक बैनर बना दिया कि वी प्रोवाइड दिस सर्विसेज एंड यू मस्ट कम, नहीं, आपको भी नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, एफर्ट्स देने पड़ेंगे। नेटवर्किंग इज लाइक कि ऐसा नहीं कि मेरा एयरटेल का नेटवर्क के सारा है ना, हमें मतलब कनेक्शंस सेट करने हैं, लोगों से बातचीत करनी है, एक इमोशनल रिलेशनशिप्स डेवलप करनी है, ठीक है। तो इसमें था एम्फेसाइज ऑन नेटवर्किंग। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट इसी में जो है वो है कम्युनिटी इंगेजमेंट। एंटरप्रेन्योर्स जो रहते हैं वो बिल्ड करते हैं कम्युनिटीज अराउंड देयर ब्रांड्स एंड दे ऑलवेज ट्राई टू एनकरेज द लॉयल्टी एंड ऑल्सो द एडवोकेसी। हमने ये सारी चीजें पढ़ी है, लॉयल्टी, एडवोकेसी और ब्रांड के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। लॉयल्टी कस्टमर लेकर आता है एक किसी ब्रांड के प्रति जब वो सेटिस्फाई होता है, एडवोकेसी पक्ष लेना, है ना, कोई कस्टमर अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे उस प्रोडक्ट की, उस सर्विसेज का पक्ष ले रहा है। फिर उसके बाद आ रहे हैं कि हमने हमारा ब्रांड कैसा बिल्डअप करा है, हमने क्या आइडेंटिटी सेट की है, सो दैट कम्स अंडर कम्युनिटी इंगेजमेंट, ठीक है। कभी कभी एक बात ये भी आती है, जैसे हम एक डाबर आमला का एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, वो क्या बोलती है विद्या बालन, 1 रुपया शिक्षा की ओर, है ना, ये सब बोलती है, वो बोलती है ना। तो वो क्या है, एक कम्युनिटी इंगेज कर रही है। कैसे कम्युनिटी इंगेज कर रही है, वो ये एनकरेज कर रही है, ये उनको बता रही है उनका विजन कि आप अगर हमारा प्रोडक्ट खरीदोगे तो उसमें से जो 1 रुपया रहेगा वो हम बच्चों की पढ़ाई में लगा रहे हैं। तो जो सो कॉल्ड पीपल जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, साइलेंट रखिए मोबाइल को, ठीक है, वो उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, खरीदना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये कम्युनिटी इंगेज करा है, उसने अपने प्रोडक्ट के लिए उस लोगों को जागरूक बनाया है कि हमारा प्रोडक्ट ये नई चीज ऑफर कर रहा है। पीएनजी भी करता है, कभी कभी ऐसा आता है ना। अभी एक और किसी प्रोडक्ट ने आई थिंक डाला है कि 1 रुपया, मैंने ऐड देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा बट है ऐसा कोई सा ऐड, बताएंगे कभी। वैसे मैंने कुछ और भी बोला था कि आज पढ़ के आना। नहीं, ब्रांडिंग तो पढ़ाई लिखाई वाली बातें तो चलती रहती है। हाँ, क्या चीज बताओ फिर। बैक टू द टॉपिक। भाई कोई किसी को ये पता मिस फेमिना इंडिया जो है वो उज्जैन की बनी कोई, है ना।
ये भी जानना जरूरी है, ये भी पूछा जा सकता है तुम लोगों से, पेजेंट्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। यू गाइज मस्ट हैव नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, ये मत सोचो कि सिर्फ लड़कियों का काम है वो। नेक्स्ट है वैल्यू प्रपोजिशन फोकस। हमने वैल्यू प्रपोजिशन फोकस में पढ़ा था यूएसपी, हमें पता है यूएसपी का नाम मैं बहुत बार ले चुकी हूँ, दैट इज यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। आपकी जो एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं वो अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं थ्रू डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर्स। हर एक एंटरप्रेन्योर जो रहता है वो अलग अलग चीजें इंट्रोड्यूस करता है, यूनिकनेस लेकर आता है अपने प्रोडक्ट में, जिससे कि वो अपने कॉम्पिटिटर से वो अलग दिखे। दैट इज ओनली रिटन हियर, दैट इज यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। फिर इसी में इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन अलाइनमेंट या फिर समस्या समाधान संरेखण। ठीक है, कुछ टूल्स होते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, इधर प्रॉब्लम सॉल्विंग लिख दूं मैं पहले, यार आज मेरी राइटिंग समझ जाओ। ठीक है, कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन में। इसमें क्या होता है कि जब भी कुछ हमें कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना होता है एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय से, तो वो एक ऐप होता है या फिर एक टूल होता है जिसको बोलते हैं स्लैक यूज करते हैं, SLACK। मुझे भी नहीं पता था, जब मैं कॉर्पोरेट में गई तब मुझे पता चला। दे टोल्ड मी मैम डू यू नो हाउ टू यूज स्लैक एंड आई वाज नूब। बोला है ये क्या है, मेरे को इतना बुरा लगा, बोला यार मेरे को नहीं पता ही साला, मतलब बड़ा एम्बैरेसमेंट हुआ मुझे कि आई डोंट नो व्हाट इट इज। मतलब व्हाट्सएप पता है, फेसबुक कभी यूज नहीं करा, इंस्टाग्राम पता है, ट्विटर पता है, यूट्यूब पता है, ये क्या नई बवाल चीज है स्लैक। तो उन्होंने फिर बताया कि मैम ये चीज होती है कि कंपनीज अपना अकाउंट उसमें क्रिएट करती है, फिर उसके एम्प्लॉयज का पूरा डेटा डालती है, एम्प्लॉयज का डेटा डालने के बाद वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं जस्ट लाइक व्हाट्सएप। बट जो ओनर रहता है उसका, वो सबकी कॉन्वर्सेशन भी पढ़ सकता है, ये मुझे बाद में पता चला। So I'm just letting you know कि ऐसा भी होता है कि जो ओनर रहता है, मुझे क्या एसी का रिमोट चाहिए था एंड वन ऑफ माय कलीग, हम दोनों हमेशा एसी के रिमोट के लिए लड़ाई करते थे ऑन स्लैक। रिमोट दे तेरे पास है, रिमोट दे तेरे पास है, ऐसा करके हम लोग करते थे। हमारे हेड ने हमें उसमें बुला लिया, उसमें उसके कैबिन में। अब बोले क्या चल रहा है, तुम्हें तो प्रोजेक्ट के बारे में बता रही है, ये चल रहा है। तो मुझे क्या पता था कि वो मेरे रिमोट के बारे में पूछ रहा है। बोले आप लोग रिमोट के लिए लड़ाई करते हो, तो मैंने ना हाँ आपको कैसे पता, हम तो स्लैक पे करते हैं भाई। वो ये वैसे भी नहीं कि सामने जाके बोल रहे कि रिमोट दे ऐसा करके। Then he told, then the other person told me he can read all the conversations. बोला oh shit, मेरा this is a breach of privacy। मैंने यही बोला, बोला this is a breach of privacy sir। तो बोला आपको वर्क प्लेस पे भी प्राइवेसी चाहिए। बोला अरे नहीं मतलब I did not mean that but still। So Slack is used when we need to establish certain kind of communication among the employees or the colleagues। ठीक है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक डिपार्टमेंट का इंसान बहुत दूर बैठा हुआ है, जैसे आई वॉज कम्युनिकेटिंग विद दैट पर्सन हु वॉज सिटिंग वेरी फार अवे फ्रॉम मी, है ना। अब मैं उसको यहां से तो नहीं चिल्ला के बोल देती वैभव रिमोट दे, ऐसा तो नहीं बोलूंगी राइट। क्या है कि वो पूरा इन्वायरमेंट पूरा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, मैं उसको डायरेक्ट मैसेज कर सकती हूँ। तो ये जो एक प्रॉब्लम चैलेंज आ रहा था इस पर्टिकुलर टाइम पे कि मुझे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करनी थी, तो वो स्लैक के थ्रू, ऐसे टूल्स के थ्रू हमने उसको कम कर दिया, उसको खत्म कर दिया। तो ये स्लैक का कहानी इसीलिए बताई मैंने, समझो मैंने अपना एक्सपीरियंस इसीलिए शेयर करा कि ऐसा होता है। ठीक है, ये फालतू की बकवास नहीं थी कि मैडम कहीं दूसरे उसमें चली गई, ऐसा नहीं था।
इसीलिए होता है कि स्लैक जो रहता है वो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में ये टूल यूज किया जाता है फॉर कम्युनिकेटिंग विद अदर एम्प्लॉयज हु आर सिटिंग इन अदर डिपार्टमेंट्स। कभी कभी बहुत बड़ी प्लांट्स होते हैं, जैसे सन फार्मा एग्जांपल ले लेते हैं, उसका एक डिपार्टमेंट अलग है, दूसरा डिपार्टमेंट, बिल्डिंग्स बनी हुई है, डिपार्टमेंट्स बिल्डिंग बनी हुई है, उनसे कम्युनिकेट करना है, तो वी कैन नॉट ऑलवेज गो हियर एंड देयर एंड मूव इन द होल कैंपस। हम इधर से उधर बार बार कैंपस में नहीं मूव कर सकते हैं, हर डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में नहीं जा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्लैक यूज करते हैं कि भैया ये काम है तुम्हारे डिपार्टमेंट का, ये चीजें हैं, आप हमें ये चीज प्रोवाइड कर दीजिए, ये डेटा दे दीजिए। तो ये सारी चीजें जो रहती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशंस जो रहते हैं, वो यहाँ पर इसमें आता है एक पार्ट। ठीक है, दैट इज वैल्यू प्रपोजिशन फोकस। फिर इसके बाद आता है लो कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग। लो कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है भाई? लेवरेज पैसों में डिजिटली अपने प्रोडक्ट को यस, कम पैसों में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर देना, एक लिमिटेड बजट में आप करो, आपके पास इनॉर्मस अमाउंट ऑफ फंड्स आर नॉट एट ऑल अवेलेबल, आपके पास फंड्स मतलब अनलिमिटेड मात्रा में नहीं है, ठीक है, मार्केटिंग को करने के लिए। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आप जुगाड़ निकालिए, आप कैसे कम पैसों में अपने प्रोडक्ट को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो तरीके अपनाइए। जरूरी नहीं कि आप ज्यादा पैसे लगा रहे हैं तो ही आपका प्रोडक्ट जो है वो लोगों तक पहुंच पाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ अतरंगी चीजें भी की जा सकती है जो लोगों तक पहुंचती है। उर्फी जावेद, अतरंगी चीजें पहुंचती है, ठीक है। ये एग्जाम्पल था, कोई ऑफेंड मत होना, कोई ऑफेंड मत होना, दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है कि आप किस तरीके के टूल्स अपना रहे हैं, किस तरीके की स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनका इंटरेस्ट जगाने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आता है हमारा लो कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग में। अब मैं ज्यादा नहीं लिखूंगी क्योंकि मेरे को ये खत्म करना है। तो इसका पहला पॉइंट था यही कि लेवरेजिंग सोशल मीडिया। आप कॉस्ट इफेक्टिव मेकिंग जो रहती है किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए, वो टूल्स या स्ट्रेटजीज को अपनाइए इसमें। फिर इसमें आता है SEO एंड कंटेंट मार्केटिंग। SEO क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? SEO पता करके आना। SEO अरे चलो छोड़ो, मैं ही बता देती हूँ, कहाँ तुम पता करोगे। SEO होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। क्या होता है? USP क्या होता है? हाँ जी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। चलिए अब हम बात कर रहे हैं SEO की, ठीक है, इसी का पार्ट है लो कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग का। SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब भी आप कुछ गूगल पे डालते हो, है ना, तो जो सबसे ऊपर आता है वो क्यों आता है सबसे ऊपर? डाला है उसने उसको हमने पैसे दिए हैं कहीं ना कहीं, उसका फीडबैक इतना अच्छा रहा है, रेटिंग इतनी अच्छी रही है, रिव्यूज इतने अच्छे रहे नंबर्स में, तो वो उसलिए ऊपर पॉपअप हुआ है, ठीक है। जब इवन पे भी करते हैं हम उसके लिए, बहुत सारी कंपनीज होती है कि उनको अपना कंटेंट ऊपर दिखाना होता है, लेकिन आप जैसे कुछ भी कंटेंट आप सर्च करो, तो बायजूस का अगर यहाँ पर आया है ना, तो कुछ भी है जो होता है, तो यहाँ पर क्या लिखा रहता है? स्पॉन्सर्ड। कभी देखना, ये सारी चीजें, छोटी छोटी सी चीजें ना नोटिस किया करो। हम एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में, हमें बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो अपना बिजनेस यहाँ पर कंडक्ट कर रहे होंगे, उनको मुझसे ज्यादा नॉलेज होगा क्योंकि वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये चीज बात कर रहे हैं। बट SEO की बात करें तो यही चीज होती है कि आप जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, नाम में ही लिखा है सर्च इंजन, हम गूगल, क्रोम, याहू ये सब यूज करते हैं, तो उसमें जब भी कुछ डालते हैं तो जो सबसे ऊपर पॉपअप होती है चीजें, वो इसी कारण होती है कि उन्होंने, उस कंपनी ने उनको पेमेंट दे रखी है, गूगल को पे कर रखा है कि कोई भी अगर ये चीज डाले
अगर कोई कपड़े डाल रहा है तो सबसे पहले मेरा कपड़े का दिखे ब्रांड, सबसे पहले मेरा प्रोडक्ट ऊपर पॉपअप हो, जिससे कि इंसान की आंखों में अगर बना रहेगा तो वो उस पर जरूर क्लिक करेगा। पहली देखी हुई चीज पे तो रीड करते ही है, फिर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं कि अरे ये मजा नहीं आया, इसमें ये वाला कंटेंट नहीं चाहिए, है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी होती है। ये सब क्या माइंड से खेला जाता है, कस्टमर्स के माइंड से खेला जाता है कि उनकी क्या प्रवृत्ति हो सकती है। सो मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत अच्छी है, ऐसा मुझे लगता है अब। ठीक है, तो ये था हमारा लो कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग। फिर इसके बाद आता है स्टोरी टेलिंग एंड ब्रांड नैरेटिव। ओहो हो, स्टोरी टेलिंग, इसमें तो हम माहिर हैं, है कि नहीं। स्टोरी टेलिंग एंड ब्रांड नैरेटिव क्या होता है ये भाई? स्टोरी टेलिंग क्या होता है? मैं जो बीच बीच में अभी मैंने स्लैक की बताई, स्टोरी बताई, क्योंकि मुझे समझाना था आप लोगों को स्लैक, इसलिए मैंने स्टोरी बताई। मुझे क्या मतलब, आप लोगों को क्या मतलब कि मैम के साथ क्या हुआ, या मुझे क्या मतलब कि आप लोगों को जानना चाहिए कि नहीं मैम के साथ क्या हुआ, बट स्टिल मैंने बताई क्योंकि आई वॉन्टेड यू टू गेट एजुकेटेड अबाउट स्लैक, है ना। वैसे ही कोई ब्रांड का जो ओनर होता है, अगर उसकी कोई स्टोरी होती है तो वो लोगों को बताता है। रतन टाटा जी जो थे वो बताते थे अपनी स्टोरी, है ना। उनके कभी पॉडकास्ट सुनना या इंटरव्यूज देखना, वो अपनी अर्ली लाइफ की चीजें बताते थे। या फिर आप बात कर लीजिए बिल गेट्स की, उनकी बात कर लीजिए, हमने उनकी स्टोरी पढ़ी है कि बंदे ने कैसे शुरू करी कंपनी और फिर कैसे कहाँ वो पहुंचा, है ना। ये सब क्या है, स्टीव जॉब्स, ये सब लोग, इनकी स्टोरी रही है। ये जब जब अपनी स्टोरी बनाते हैं, बताते हैं, तो लोग उनसे कनेक्ट होते हैं। लोग उनके ब्रांड को ज्यादा ध्यान में रखते हैं कि अरे ये बंदे ने इतनी मेहनत करी है तब जाके ये इतने बड़े मुकाम पर पहुंचा है। तब जाके, जैसे हमारे पेरेंट्स भी यही करते हैं कि हमने हमारे ज़माने में 2 रुपए में समोसे खाए थे, फिर हम साइकिल से जाते थे देवास, वहाँ पर भर्ती निकलती थी, जाते थे, दौड़ते थे, ऐसा ऐसा बताते थे। ठीक है, तो ये क्या है, वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं, वो नरेट कर रहे हैं कि उनका क्या स्ट्रगल रहा है। इससे हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। कनेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स या ब्रांड के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और जब सोच में आता है वो ब्रांड, तो जब भी अगर उस कुछ प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं तो सबसे पहले उसी ब्रांड का नाम पॉपअप होगा कि उस ब्रांड के बारे में एक बार देखते हैं जरूर, क्या है वो, कैसी चीजें ऑफर कर रहा है ना। तो स्टोरी टेलिंग जो रहती है वो ज्यादातर इसीलिए की जाती है। जैसे एक स्पैंक्स फाउंडर है सारा ब्लैकली, उन्होंने अपनी जर्नी बताई थी कि विद जस्ट $5,000 उन्होंने अपनी एक कंपनी स्टार्ट करी थी, और उन्होंने फिर बाद में जाके कितनी बड़ी कंपनी में उसको कन्वर्ट करा। सब लोग यही बोलते, सारे बड़े बड़े फाउंडर्स यही बोलते हैं कि हम आए थे, धीरू भाई अंबानी जी बोल देंगे, हम आए थे पंचर की दुकान चलाते थे, पता नहीं क्या क्या, फिर पंचर दुकान चलाते चलाते यहाँ काम करा, फिर हमने पैसे इकट्ठे करे, फिर हम आगे बढ़े। जैसे सुधा मूर्ति जी ने बोला था, है ना, नारायण मूर्ति के लिए, कि इनने अपनी जॉब छोड़ दी थी, फिर मैंने पैसे दिए थे इनको इनका बिजनेस शुरू करने के लिए। शी टोल्ड हर स्टोरी, हर साइड ऑफ स्टोरी, सो दैट उनकी कंपनी से लोग कनेक्ट हो सके, उनके स्ट्रगल्स को लोग जान सके कि उन्होंने छोटी सी चीज से कैसे एक बड़ी चीज बनाई और इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया और इकोनॉमी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो। ठीक है, तो आगे चल के सब अपनी अपनी स्टोरी नरेट करते हैं, सबके पास स्टोरीज होती है। फिर इसमें आता है इमोशनल अपील। वही बात है जो अभी मैंने बोला कि अगर आप स्टोरी सही तरीके से बता रहे, कुछ लोग जो रहते हैं वो बहुत बेकार स्टोरी टेलर होते हैं, ट्रस्ट मी, दे आर वेरी मोनोटोनस, बिना कोई एक्सप्रेशंस के, बिना कोई फ्लक्चुएशंस इन देयर टोन्स, बिना किसी हाव भाव के जब वो कहानियां बताते हैं तो हमें ना इंटरेस्ट आएगा, मेरा ठीक है तूने स्ट्रगल किया, हम भी तो कर रहे हैं, ऐसा भाव आ जाएगा। बट अगर कोई बहुत इमोशनल होके चीजें बता रहा है, कनेक्ट होके बता रहा है, ठीक है, तो इससे क्या, सामने वाले का भी इंटरेस्ट बढ़ता है, वो भी इंटरेस्ट खड़े कानों से, बहुत अलर्टनेस से सुनता है।
जैसे अगर मैं आप लोगों से स्लैक की बात कर रही थी, तुम लोगों को बड़ा मजा आया कि उनका पोपट हुआ वहां पर, है ना, क्योंकि तुम लोगों को पोपट वाली चीजें मजा आ गई, बिकॉज आई यूज्ड अ लॉट ऑफ एक्सप्रेशंस देयर। हर चीज में बार बार यही बोलती हूँ कि मैं अगर आपको कुछ बता रही हूँ तो उसके पीछे मेरा कोई मोटिव है। इट्स नॉट लाइक कि मेरे को अपनी चीजें शेयर करनी है, क्योंकि मैं आपको हमेशा कनेक्ट करके बताना चाहती हूँ। तो मैंने जब आपको बताया बड़ा मजा आया स्टोरी में सबको, बिकॉज आई एम अ गुड स्टोरी टेलर एंड आई एम अ गुड स्टोरी टेलर, आई नो दैट। ठीक है, तो ये देखो अगेन मैंने वापस से वही एक्सप्रेशन यूज कर लिया, आई एम अ गुड स्टोरी टेलर। अभी यही कोई ऐसा बोला आई एम अ गुड स्टोरी टेलर, कितना गंदा लगा ये चीज, isn't it? कोई इमोशनल कनेक्शन डेवलप नहीं हुआ। जब जब कोई एंटरप्रेन्योर रहता है वो स्टोरी बताता है, अच्छे से नरेट करता है, या फिर अपनी फोकस करता है स्टोरी पे ही, और लोगों से ऐसे आई कांटेक्ट करना, जेस्चर्स लेना, पोस्चर्स तरीके अच्छे यूज करना, वो तब जाके उनसे एक कनेक्टिविटी रिलेशनशिप डेवलप कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद आपकी ब्रांड का जो एक अस्तित्व खड़ा करने वाले थे आप, एक माइंड में लोगों की साइकोलॉजी में बिठाने वाले थे कि हमारा ब्रांड एग्जिस्ट करता है, वो करने में आपको कहीं ना कहीं डिफिकल्टी, चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। फाइन, ठीक है। नरेशन सबको पता है क्या होती है ना, पता है ना क्या होता है नरेशन, बताओ। बोलो बोलो। अरे यार समझा दो, शब्द का मतलब अनुवाद मत करो, समझा दो नरेशन क्या होता है। स्टोरी टेलिंग तो पता है, कहानी बनाना, बताना, तो नरेशन क्या होता है? तुम लोग मूवीज देखते हो ना, पीछे से आवाज नहीं आती है, पीछे से आवाज नहीं आती है राउफ लाला ने प्रियंका चोपड़ा को मारा है, या फिर कोई मूवी के स्टार्ट में एक आवाजें नहीं आती है जो एक संक्षिप्त में बताता है कि क्या चल रहा है सिचुएशन में, वो नरेशन। हाँ जी, समरी तो आखिरी में आती है, जो बीच बीच में सिचुएशन को डिफाइन करते हैं, नरेट करते हैं, उसको बोलते हैं। तुम लोग मिलो मेरे को क्लास के बाहर, तो मैं बताती हूँ। मैं इमोशनल कनेक्शन का जब मैं बता रही थी तुम्हें, तो उसमें ये भी होता है कि जो ब्रांड रहते हैं वो अपना मिशन भी अपने कस्टमर्स को बताते हैं। अगर हम टाटा कंपनी की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने जैसे लोगों के, डाबर आमला की बात करते हैं, उन्होंने क्या करा, इमोशनली अपील करा कस्टमर्स से कि आप प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो हमारा ये मिशन है कि जो छोटी बच्चियां हैं या छोटे बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई के लिए हम कंट्रीब्यूट कर सकें, आप डोनेट करिए हमारा प्रोडक्ट खरीद के। ये उन्होंने क्या करा, इमोशनली अपील की। इमोशनली ऐसे बोलते कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो, तो क्या हम डाबर आमला खरीदते, तेल छूटता ही नहीं है, ऐसा कुछ लोगों का। तो ये क्या बात हो गई कि वो नहीं करते परचेस, बट उन्होंने क्या दूसरा पहलू अपनाया, इमोशनल वाला, कि भाई आप खरीदेंगे तो जो पैसे हैं उसका कुछ पार्ट जो है वो बच्चों की पढ़ाई के लिए जाएगा, तो वो इमोशनल अपील की गई। ठीक है, अब क्लियर है ना सबको? ये ऐसे नरेट करते हैं। विद्या बालन आके बोलती है एक एक कदम शिक्षा की ओर, ये नरेट करा उन्होंने, अपना मिशन बताया इस तरीके से, एक टैगलाइन से, एक स्लोगन से। वो यही बोले, 1 रुपया शिक्षा की ओर, ऐसा बोलेंगे, या फिर ऐसे ही करके बोलेगी तो वो क्या इतना अपील रहेगा, क्या अपीलिंग रहेगा? क्या नहीं रहेगा। अपीलिंग इज लाइक कि कितना अट्रैक्टिव है, कितना इंटरेस्टफुलनेस, इंटरेस्टिंग है हमारे लिए वो चीज, दैट कम्स अंडर अपीलनेस। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सफिशिएंट है, बाकी तुम खुद पढ़ना, सब में ही पढ़ा दूं। ये थे हमारे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लियर है सबको ये? अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स सुना है सबने? नहीं सुना? अरे यार, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का यहाँ पर?
आर्ट्स बैकग्राउंड का तो नहीं बोलूंगी, कॉमर्स का कोई है यहाँ पर? एमबीए वाला कोई है? आई नो है, इसीलिए मैंने बोला। एग्जैक्टली, द पर्सन इज करेक्ट। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मार्केटिंग मिक्स की। मार्केटिंग मिक्स में पीस की बात की जाती है, पी पी, ठीक है। कुछ 4 प्रमुख पी की बात हो रही है यहाँ पर। 4 प्रमुख पी, माधव 4 ही होते हैं पक्का? वायर, ठीक है। पीस की बात हो रही है, पीस, ये सब पीस, पीस वाला नहीं पीस, या फिर पीस वाला नहीं पीस, अपॉस्ट्रोफी वाला एस, पीस, ठीक है। तो पहला पी होता है प्रोडक्ट, दूसरा पी होता है माधव, तीसरा पी, चौथा, ये 4 पीज हैं। ये मार्केटिंग मिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ओवरऑल मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। अब 4 पीस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बहुत प्यारे प्यारे नाम है, छोटे छोटू से, जो सबने पढ़े हैं बहुत बार। पहला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यहाँ पर हर तरीके के प्रोडक्ट की बात हो रही है, इट्स नॉट जो फिजिकल अवेलेबल है। प्रोडक्ट आप सर्विसेज भी ले लीजिए इसमें, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो रहता है उसको हम बोलते हैं हिंदी में उत्पाद। आप जो भी गुड्स या सर्विसेज ऑफर कर रहे हो कंज्यूमर्स की नीड को फुलफिल करने के लिए, वो आते हैं प्रोडक्ट में। वेरी सिंपल। एप्पल ने है जो आईफोन लेकर आया है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर ले कोका कोला, आपके बेवरेज है एक तरह से, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स है, आपके पास पेन के अलग अलग प्रोडक्ट्स है। किसी को स्मूथ राइटिंग चाहिए, फ्लुएंसी चाहिए, जैसे जल्दी जल्दी लिखने की, उसके लिए मॉन्टेक्स आते हैं, अलग अलग चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये क्या है? प्रोडक्ट्स ऑफर किए गए हैं एज पर द नीड्स, दैट इज उत्पाद, या फिर जो भी आपको कहना है इंग्लिश में प्रोडक्ट। फिर इसके बाद आती है प्राइस। प्राइस क्या होती है? प्रोडक्ट प्राइस, प्राइस मूल्य, आप कितना पैसा पे करना चाह रहे हो किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए या खरीदने के लिए, ठीक है। अमाउंट द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। नेटफ्लिक्स जो है वो सब्सक्रिप्शन दिलवाता है, बोलता है कि आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। उसमें भी अलग अलग पैकेजेस आते हैं, कुछ 1 महीने का आता है, कोई 3 महीने का आता है, ऐसे ही है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लेना है, 1 महीने का लेना है, 3 महीने का लेना है। जैसे हमारे मोबाइल के चार्जेस रहते हैं, टैरिफ जो रहता है, तो वो क्या होता है, कोई 3 महीने वाला प्लान लेता है, तो कोई 1 महीने का लेता है, कोई ने पूरे साल भर का करा लेता है। जिनको पैसे की बचत करनी रहती है वो पूरे साल भर का करा लेता है, और उसमें डेटा भी ज्यादा मिलता है। करा लेना था तुम लोगों को। कितनों ने कराया है? एक बार ही कराया। अभी पैसे बढ़े हैं ना, टैरिफ्स बढ़ गए ना, तो उस टाइम पे नहीं करवाया किसी ने। सैड हो गया ये तो तुम्हारे साथ। मैंने कर लिया था 600 रुपये बच रहे थे मेरे। तो प्राइस, आप कितनी पेमेंट करना चाह रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। मैं चाहती तो मैं पूरे साल भर का नहीं कराती, मैं चाहती तो मैं 1 महीने का महीने महीने करवाती और 1.5 GB लेती, मस्त 1 GB मिलता या फिर, और उसको चलाती। बट मुझे क्या चाहिए था, मुझे मेरा पॉकेट फ्रेंडली चीज़ें चाहिए थी। मैंने पूरे कैलकुलेशंस पहले बिठाए कि 600 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, 2 GB मिल रहा है डेली का, 1.5 GB से जो 2 GB मिल रहा है, अच्छी बात है। पर डे का मैंने कैलकुलेट करा कि कम पैसे लग रहे, कितने पैसे लग रहे हैं। मैंने कहा सही है, फिर तो डाल देते पैसा। डाल दिया, था तो डाल दिया, जिसके पास रहता है।
है ना। तो ये क्या है कि आप कितना पेमेंट करना चाह रहे हैं, वॉट एवर यू आर विलिंग टू पे फॉर परचेजिंग दैट गुड्स और सर्विसेज दैट कम्स अंडर प्राइस, जिसको हम मूल्य भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्लेस। प्लेस क्या है? स्थान। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कौन से आप यूज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए अपने कंज्यूमर तक, ये इसमें आता है। प्लेस, हम कोई ऐसी जगह की बात नहीं कर रहे हैं, एक लैंड की बात नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात कर रहे हैं। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप अपना रहे हो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिलीवरी के लिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ लिया था? यस, आप कैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यूज कर रहे हो, मतलब आपने डायरेक्ट बिजनेस से बिजनेस कंटेक्ट अपना प्रोडक्ट को सेल आउट करा है, या कंज्यूमर्स को इन्वॉल्व करा है, या रिटेलर्स को लिया है, आपने वेयर हाउस कहाँ पर रखा है, वो भी उसमें आएगा। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं किसी स्टॉक को मेंटेन करने की, अमेजोन की बात करते हैं, अमेजोन से हम सब लोग वो लेते हैं प्रोडक्ट्स, ऑफर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो उनका भी तो कहीं गोदाम होता होगा, वेयर हाउस होता होगा, है ना। वहां पर ही सारे डिलीवरी गाइज जाते होंगे, फिर वहां से प्रोडक्ट्स लेकर आते होंगे, फिर लोगों के पास उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आप लोगों ने क्या देखा है कि वहां पर वेयर हाउस क्या है, डिलीवरी सर्विसेज क्या है, ये सब चीजें क्या है, इसी पर्टिकुलर प्लेस के अंदर आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा यूज कर रहे हो। वो चाहता तो अमेजोन का कोई कुरियर गाय वहीं से अमेरिका से लेता हुआ यहाँ पर आता, ये भी हो सकता था, बट दिस इज नॉट अ पॉकेट फ्रेंडली थिंग। फिर हमारे पास पैसे जो वो चार्ज कर रहे थे वो ज्यादा चार्ज करते, है ना, डिलीवरी के। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? प्लेस के अंदर। फिर आते हैं हम प्रमोशन। आप एक्टिविटीज एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज जो यूज करते हो लोगों को इन्फॉर्म करने की, उनको परसुएड करने की, या फिर उनको रिमाइंड करने की कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट्स के बारे में। परसुएड का मतलब क्या होता है? परसुएशन, परसुएड करना क्या होता है, बताओ। बहुत कॉमन शब्द है ये, प्रेरित, परसुएड करना, प्रेरित करना। आप अपने कस्टमर को किस तरह से अपना आइडियाज कम्युनिकेट कर रहे हो, किस तरह से एडवर्टाइज कर रहे हो, किस तरह से परसुएड, प्रेरित कर रहे हो, किसके प्रति? आपके प्रोडक्ट के प्रति, उसको बोलते हैं प्रमोशन, ठीक है। ये था हमारा 4 P's। जैसे हम नाइकी की बात करते थे, नाइकी लिखता है जस्ट डू इट, ये क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है, परसुएड कर रहा है लोगों को। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, एक्सटेंड योर लिमिट्स, डू ऑल द स्टफ विच यू हैव इन योर माइंड, ऐसा करके पैराग्लाइडिंग कर लो, वो कर लो, शूज पहन के कर लोगे, ऐसा कहना है उनका। तो ये क्या है? दिस इज हाउ दे डू परसुएशन टूवर्ड्स देयर कस्टमर्स। ये थे 4 P's, ये मेन 4 P's थे। अब इसके बाद कुछ और P's भी आए हैं, जिसमें जिसको मिला के 3 और मिला के 7 P हुए हैं। बट मेन हमारे प्रोडक्ट प्लेस प्रमोशन है, प्रोडक्ट प्लेस प्राइस प्रमोशन, ठीक है। ये 4 मेन है, 4 P's जिसको बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स में आता है। बट अब जैसे नई नई थ्योरीज आने लग गए, नए नए एंटरप्रेन्योर्स आने लग गए, तो उन्होंने 3 P's और इंट्रोड्यूस कर दिए कि इन 3 P पे भी हमें ध्यान देना जरूरी है। तो पहला है हमारा वो 3 P में, दैट इज पीपल, लोग। लोगों के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज एंड कस्टमर्स। यहाँ पर पीपल, लोगों की बात हो रही है। लोग सिर्फ कस्टमर्स नहीं, आपकी कंपनी के एम्प्लॉइज भी, वर्कर भी, खुद ओनर भी और खुद कस्टमर भी, सारे लोगों का ध्यान में रख के जब मार्केटिंग की जाती है या स्ट्रेटजीज डेवलप की जाती है, वो भी पीपल कैटेगरी में आता है, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, इनने तो बहुत ही अलग ही दिया है एग्जाम्पल।
जैसे मैं कोई सा एग्जांपल ले लेती हूँ, सपोज XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसमें हमने एम्प्लॉयज जो है उनको डिसीजन मेकिंग पावर भी दे रखी है, एंड दे कैन शेयर देयर थॉट्स टू द एम्प्लॉयर्स, अपने मालिक को अपने थॉट्स बता सकते हैं, अगर कुछ उनको अपने प्रोडक्ट में लगता है कि चेंजेस लाना चाहिए तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमने हमारे एम्प्लॉयज को इतना फ्री छोड़ रखा है कि वो ओपनली कम्युनिकेट कर पाए हम लोगों से, मालिक से, ओनर से। तो यहाँ पर ओनर भी इन्वॉल्व हुआ है, एम्प्लॉयज भी इन्वॉल्व हुए हैं, और किसके लिए इन्वॉल्व हुए हैं, उनका मेन एंड प्रोडक्ट मतलब एंड पर्सन कौन था, कस्टमर्स, उनको ध्यान में रख के हुए हैं। तो जब जब सारे लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है तो वो भी इस कैटेगरी में आता है, दैट इज पीपल। ये एक पी था। फिर इसके बाद एक और पी इन लोगों ने इंक्लूड करा इसमें, दैट इज प्रोसेस। अगेन पी, प्रक्रिया जिसको बोलते हैं। प्रक्रिया क्या होती है, एक मैकेनिज्म होता है या फिर एक प्रोसीजर होता है, जिसे हम बोले कि वे प्रक्रियाएं और तंत्र जिनके माध्यम से सेवा प्रदान की जाती है। एक प्रोसीजर या फिर एक आप बोल दीजिए एक रोड मैप जो होता है कि हमें किस तरह से सर्विसेज या प्रोडक्ट को डिलीवर करना है हमारे कस्टमर तक, वो होता है प्रोसेस। आप लोग पढ़ाई करते हो, आप लोगों ने एक प्रक्रिया बना रखी है कि पहले ये पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर, फिर उसके एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर आंसर राइटिंग करेंगे। ये आपने अपने लिए प्रोसेस डिफाइन कर रखी है। वैसे ही हर कंपनी, हर पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर्स जो रहते हैं वो अलग अलग प्रोसेसेस को अपनाते हैं अपनी वर्किंग में। इट इज नॉट ओनली अबाउट सर्विसेज और प्रोडक्ट्स, बट वो वर्किंग ऑपरेशनल एक्टिविटीज में भी अलग अलग प्रोसेसेस अपनाते हैं। जैसे लीडरशिप स्टाइल्स हमने पढ़ी थी, हर कंपनी अलग अलग लीडरशिप स्टाइल अपनाती है, ये भी एक प्रोसेस ही हुई है ना, कि उसको नहीं पसंद कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल फॉलो हो मैनेजर को, उसको लगता है डेमोक्रेटिक फॉलो होनी चाहिए। सो अगेन उसने अलग प्रोसेस अपनाई है, ठीक है। जैसे उबर होता है, उबर ने ये प्रोसेस अपनाई है कि वो अपनी राइड्स जो कस्टमर्स होते हैं वो बुक कर सकते हैं, ये कस्टमर्स के लिए प्रोसेस है। अगर कैंसिल करनी होती है तो फिर किसको करना पड़ता है, किसको करना पड़ता है, राइड दोनों कैंसिल कर सकते हैं, कस्टमर भी कैंसिल कर सकता है। तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो, उबर यूज नहीं करा किसी ने, ओला, और क्या क्या होता है, रैपिडो, तो राइड कैंसिल होती है, मथस, राइड कैंसिल होती है, उसमें एक प्रोसेस होती है प्रॉपर, हमें वो फॉलो करना पड़ता है। हमने कोई राइड बुक करी है तो वो हमारा रियल लोकेशन ट्रैक करते हैं वो, कि आप कहाँ पर खड़े हैं, है ना। फिर वो वहां पर से अपने यहाँ तक का फेयर बताता है कि इतना पैसा लगेगा, ठीक है। ये पूरी एक प्रोसेस फॉलो होती है, मन गढ़ंत कुछ नहीं बता रहा है वो कि 10 किलोमीटर के अंदर है तो उसको उतना ही लेना है पैसा। वो पूरा एक मीटर के हिसाब से चलता है। जैसे मुंबई में होता है, वहां पर टैक्सी मीटर्स के हिसाब से चलती है, मीटर जो लगा रहता है साइड में, ठीक। फर्स्ट टाइम ना, हाँ, तो इंडियंस फर्स्ट टाइम ही यूज करते, उसके बाद नहीं करते हैं। ये देखो जुगाड़ू, ये जुगाड़ूपन है। भौतिक प्रमाण, लास्ट वाला जो P है, दैट इज फिजिकल evidence, the tangible elements that support the services and contribute to the overall experience. tangible elements का मतलब यहाँ पर ठोस प्रमाण की बातें हो रही है। ठोस प्रमाण क्या हो गया यहाँ पर भाई, अगर कोई एप्पल स्टोर है, ठीक है, एप्पल स्टोर है, वो कभी आप लोग गए हैं एप्पल स्टोर में, देखना कभी, बहुत मिनिमल है वो, कोई तामझाम नहीं है वहां पर, वो अपना सिर्फ प्रोडक्ट्स दिखा रहा है जो उसका मेन फोकस है ना। कोई ऐसा नहीं है कि उसने बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगा रखी है या फिर लॉन्च लगा रखा है बैठने का, कॉफी एरिया बना रखा है, नहीं। अगर बनाया भी है तो सिर्फ एक कोना बना रखा है, वो भी उसके एम्प्लॉयज के लिए, ऐसा। और अगर आईविश पे जाओ कभी देखो, यही रहता है। और बहुत डिसेंट कलर्स यूज कर रखे हैं उन्होंने।
तो जो फिजिकल एविडेंस की बात यहाँ पर चल रही है कि वो बहुत मिनिमलिस्ट और मतलब मिनिमलिस्ट बट येट मॉडर्न, मतलब एकदम सिंपल एंड सोबर बट ये ट्रेंडिंग। आजकल लोगों को यही पसंद आता है कि सिंपल सोबर है बट एक आई सूदिंग रहे चीजें, बहुत सुंदर दिखे भी। बहुत लोगों को कब जैसे लड़के होते हैं तो लड़कों को क्या रहता है, लड़कियां बिना मेकअप की अच्छी लगती है, ऐसा उनका कहना होता है, ऐसा उनका कहना होता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये क्या, उनको मिनिमल चाहिए, तामझाम वाली लड़कियां नहीं चाहिए। देखेंगे वो किम कार्डिशियन को ही देखेंगे, ऐसी तामझाम वाली लड़कियों को ही देखेंगे, लेकिन उनको चाहिए ऐसी। क्यों? क्योंकि उनको आखिरी में एंड में क्या चाहिए, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, सिंपल, चै चै करने वाला इंसान नहीं चाहिए। तो वही बात यहाँ पर भी आती है कि कस्टमर्स को भी वही चीजें चाहिए, तामझाम नहीं चाहिए, ठोस चीजें चाहिए जो अच्छी हो, बहुत सालों साल तक चलती रहे, जिसको जाके हम जब उस पर्टिकुलर स्टोर में जाएं तो हमारा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहे, हम दूसरे लोगों को बता सके, हम सेटिस्फाई हो सके उस चीज से। तो वही बात यहाँ पर भी आ रही कि फिजिकल एविडेंस, मतलब जैसे इसमें भी यही स्टोर का ही दे रखा है कि मिनिमलिस्ट, स्लीक एंड मॉडर्न, reflects the brand's identity and enhances the customer experience. Physical layout encourage hands-on interaction with products. अब आप जैसे क्रोमा पे जाते हो, सॉरी क्रोम बोल दिया, क्रोमा पे जाते हो या फिर आईविश पे जाते हो, तो आप जब प्रोडक्ट लेते हो तो दे ऑल्सो अलाउ यू टू यूज इट, चला के देखने के लिए देते हैं कि नहीं, एक सैंपल में लगा रहता है, वो नीचे तार रहता है, ऐसे खींच के देखो, तुम पूरा देख लो, ऐसा होता है। ठीक है, ये क्या सैंपल प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको फिजिकली अवेलेबल करवा रहे हैं उनका सैंपल, जिससे कि आप अपना एक्सपीरियंस गेन कर सको, और उस एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा कि आप सेटिस्फाई हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। ठीक है, सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर मार्केटिंग। कभी कभी क्या होता है, हम मोबाइल फोन्स लेने जाते हैं, ठीक है, हमें दूसरी शॉप पे जो होलसेलर रहता है उससे डिस्काउंट ज्यादा मिल जाता है एज कम्पेयर टू लोटस, क्रोमा, जो भी है। ठीक है, अब क्या, लेकिन वो बंदा अपने को कौन सा मोबाइल दिखाता है, एक वो टॉय वाला जो चलता नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है। तो अपन क्या बोलते हैं उस टाइम पे, यार ये चल नहीं रहा, कैसे देखें कि कैसे इसके फंक्शंस है, क्या है, भाई हम बता रहे ना ये है, भाई तेरे बताने से क्या, मेरे को भी तो देखने दे, रिफ्रेश रेट मेरे को भी तो देखना पड़ेगा मोबाइल का क्या है कि नहीं। बॉयज यही देखते हो कि नहीं देखते हो तुम लोग? गर्ल्स को भी, आई थिंक गर्ल्स परचेस करने गई है कभी मोबाइल, रिफ्रेश रेट देखते हो तुम लोग? क्या होता है रिफ्रेश रेट? लड़कियां कल पता करके आना रिफ्रेश रेट क्या होता है। तुम जब भी मोबाइल लेने जाते हो तो एक इंसान होता है, एक शॉपकीपर जो होता है, वो अलाउ करता है कस्टमर्स को उनका सैंपल प्रोडक्ट यूज करने के लिए, देखने के लिए, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, जिससे कि कस्टमर जो रहेगा वो सेटिस्फाई है कि नहीं उस प्रोडक्ट से, तो वो अपना डिसीजन ले सके। ठीक, वही बात करते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो वो सैंपल नहीं देते हैं, वो डायरेक्ट सिर्फ आपको कन्वे कर रहे हैं कि वो क्या बता रहे हैं, क्या उनका प्रोडक्ट आपको ऑफर कर रहा है, बट हम उसको एक्सपीरियंस नहीं ले पा रहे हैं। तो तब इंसान जब एक्सपीरियंस नहीं ले पाता तो वो सेटिस्फाई भी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो तब ये भी एक मार्केटिंग का तरीका है, इसीलिए मार्केटिंग मिक्स में इन्होंने फिजिकल एविडेंस को इंक्लूड किया है। इसीलिए ये बता रही हूँ मैं कि जब जब उनको कुछ चीजें लोगों तक पहुंचानी है, अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है, तो तब तक वो आपके लिए सैंपल प्रोडक्ट्स भी रखेंगे। कार लेने जाते हैं, कार एक सैंपल अलग से रखी जाती है कि ये टेस्ट ड्राइव के लिए है, जो आपको दी जाती है वो ब्रांड न्यू पैक करके देते हैं नई चीज, है ना। तो वही बात यहाँ पर भी उन्होंने कही है। अगर आप कार लेने गए और उन्होंने बोला टेस्ट ड्राइव्स नहीं है हमारे यहाँ, नहीं करना है आप लोगों को, हम बता रहे ना फीचर्स क्या है, सनरूफ है, ऑटोमेटिक है, सीट एडजस्ट हो जाती है, स्पेशियस है, पीछे आपका अच्छा लगेज आ जाएगा, ये उन्होंने बोल दिया, बट क्या मैंने उसमें बैठ के एक्सपीरियंस करा? नहीं। तो क्या मैं मेरा डिसीजन इतने प्रॉम्प्टली ले पाऊंगी जैसा अगर मैं एक्सपीरियंस करती तो लेती? नहीं ले पाती, है ना। तो वही बात यहाँ पर भी आती है कि कभी कभी जो ऐसे स्टोर्स होते हैं ना, ये सारी चीजों को अपनाते हैं। तो हमने 4 P's पढ़ा। पहला प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस,
प्रमोशन, 4 के बाद हमने 3 और जो नए आ गए हैं, दैट इज पीपल, प्रोसेस एंड लास्ट वन फिजिकल एविडेंस। क्लियर है? ये मार्केटिंग मिक्स था। क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, वरना फिर रिफ्रेश रेट कल। गर्ल्स टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनो भैया, कहाँ जाओगे तुम? जरूरी है, बहुत जरूरी है आज की तारीख में। एंड वी आर जेनजीज, तो हमें आना चाहिए ये सारी चीजें। सब जेनजी हो ना, तो बस फिर क्या यार, डिसअपॉइंट मत करो मुझे लड़कियां। अभी इन लोगों से पूछो तो इनको पता रहेगा सब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और चलो दूसरी बात नहीं बोलना मेरे को। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग पे आते हैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर है ये सारी चीजें? मार्केटिंग मिक्स अगर मैं पूछूं तो आप लोगों को मुझे पहले 4 P's बताना पड़ेगा, 7 P's आप इसको भी बोल सकते हो, 4P या फिर 7P, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये 4 P's है, दैट इज प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, देन बाकी के 3। ओके ओके, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मार्केटिंग की। मार्केटिंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हमने शुरू में थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर ऊपर से डिस्कस करा था, अब थोड़ा सा डिटेल में जानकारी ले लेते हैं, नाम जान लेते हैं कि क्या क्या नामों से हम इनको एड्रेस करते हैं, ठीक है? तो पहला टाइप है डिजिटल मार्केटिंग। ओहो हो, वाह 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 वाह, सब लोग फैमिलियर हैं इस वर्ड से, आई होप है कि नहीं? समझ गए ना मार्केटिंग लिखा है? MRKT मार्केटिंग। ओके, पहला पॉइंट डिजिटल मार्केटिंग। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? कैन एनीबॉडी टेल मी? अब उसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स क्या आ जाएगा? और वो अलग कैटेगरी में आएगा, अभी सारी कैटेगरीज हम डिफाइन करने वाले हैं। जब जब हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं मार्केटिंग पर्पस के लिए एंड डिजिटल डिवाइसेस का यूज करते हैं कंज्यूमर से कनेक्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। जब जब इंटरनेट, जहां डिजिटल आया वहां इंटरनेट आया, जब जब इंटरनेट का यूज होता है अपने कस्टमर से कनेक्शन सेटअप करने के लिए, दैट कम्स अंडर डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग में भी कुछ सब टाइप्स हैं। अभी मैंने एक बताया था आपको बहुत प्यारा सा नाम, SEO, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बहुत सारी जो वेबसाइट्स होती है वो हाई रैंक करी जाती है, रैंक की जाती, तभी वो ऊपर आती हैं। हमने अगर कुछ सर्च करा MPPSC मेन सिलेबस, तो बहुत सारी वेबसाइट्स अपने अपने लेकर आएंगी, लेकिन सबसे ऊपर वाली जो रहती है हम उसको ज़्यादा रिलाय करते हैं, उस पर ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, तो सबसे पहले उसी पे क्लिक करते हैं, है ना? यही होता है। तो ये क्या चीज़ है? ये सारी चीज़ें पेड अप होती है, ये मार्केटिंग है। उन्होंने बोल रखा है कि हमारी वेबसाइट पे जितने ज़्यादा लोग आएंगे, कोचिंग्स जो रहती हैं वो भी सिलेबस डालती हैं। क्यों डालती हैं? नीचे ऐड भी चलता रहता है, हमारी कोचिंग ज्वाइन करिए, ऐसा, हमारा ये खरीदिए प्रोडक्ट, ऐसा। ये सब क्या है? स्पॉन्सर्ड है सब। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग में सब टाइप इसका है SEO, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फिर इसके बाद आता है PPC, एडवर्टाइजिंग। क्या होता है ये PPC भैया जी?
क्या होता है ये? PPC, that is pay per click. Pay per click. Pay per हाँ जी, एग्जैक्टली, इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जब भी कोई ऐड आ जाता है हम उस पर क्लिक कर देते हैं, गलती से भी उसका पैसा बन जाता है वहां पर। एक बार अगर आपने पे पर क्लिक, अरे यार ये तो टंग ट्विस्टर बन गया पे पर क्लिक क्या होता है ये? कि आपका कोई ऐड आया है ना, नाम में ही समझो, आपने उसको क्लिक कर दिया, गलती से भी कर दिया, तो कंपनी का पैसा बन जाएगा। उसको एक क्लिक के पैसे मिलते हैं। फ्लैश होता है, हम कुछ भी वेबसाइट देखते तो नीचे भी ऐड चलता रहता है, ऊपर भी चलता रहता है, साइड में भी चलता रहता है, बहुत सारे एड्स चलते रहते हैं। वो इसीलिए आते हैं कि बंदे की पूरी स्क्रीन भर दो, वो कहीं ना कहीं तो क्लिक करेगा, कभी ना कभी गलती से तो होता है। हमारी उंगली इतनी तो पतली है नहीं, लड़कियों की तो है, चलो लड़कों की तो ऐसी क्या ही बोलो, है ना, तो क्या है, क्लिक हो ही जाता है। So this is how they make money. This is how they do marketing. आप अगर उसको बंद करने भी जा रहे हो तो आपका ध्यान गया है उस एड पे, आपने उसको रीड जरूर करा है कि क्या लिखा है। अगेन उन्होंने दिमाग से खेला, वो बार बार आपको दिखा रहे हैं कि देखो हमारे पास भी है ये चीज, खरीदो खरीदो खरीदो। जैसे वो मुंजिया में वो बोलता है बार बार, मुंजिया देखिए मूवी, बोलता है ना वो, क्या बोल रहे, क्या, लगन 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 लगन, ऐसा कुछ बोलता रहता है, बार बार रिपीट करता है वो लड़का मुंजिया, जो भूत रहता है, भूत छोटा बच्चा रहता है वो, बाय द वे, ठीक है, कभी देखना। तो वो क्या है, शिट को मूवी याद आ गई, हाँ वही लगिन 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 बोलता रहता है वो। तो वैसे ही कंपनीज जो रहती हैं, देखो 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 हमारा ऐड देखो, क्लिक कर दो गलती से भी, हमें पैसा मिल जाएगा। इसीलिए वो पूरी स्क्रीन पे बहुत सारे एड्स चलाते रहते हैं। कोई भी वेबसाइट पे जाओ, बहुत सारे एड्स आएंगे आपको। वो आप अगर गलती से क्लिक हुआ, अनइंटेंशनली क्लिक हो गया, पे पर क्लिक नाम डिफाइन हो गया यहीं पर, उनको पेमेंट मिल गई आपके एक क्लिक से। ओके, फिर आते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे कि हमारे पास फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये सारी चीजें यूज की जाती है आपके प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए, उनको इंगेज करने के लिए। ये सारी चीजों का उपयोग जब जब किया जाता है वो तब तब सोशल मीडिया मार्केटिंग में यूज होता है। सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, ये सारी चीजें आती हैं, इन पे भी ऐड आते हैं, हम सब यूज करते हैं, हम सबको पता है, वेरी कॉमन थिंग। फिर इसके बाद आता है ईमेल मार्केटिंग। आपके पास ईमेल बहुत ज्यादा आते हैं, आते कि नहीं आते? आपने कोई सी वेबसाइट पर रजिस्टर कर दिया तो वो भाई इतने ईमेल देगा आपको कि आपको कभी कभी इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि अनसब्सक्राइब करना पड़ता है उसको। ठीक है, तो जब ईमेल किया जाता है, ईमेल इट्स लाइक कोल्ड ईमेलिंग, ये लीड्स जनरेट करने के लिए किया जाता है, अपने कंज्यूमर्स या कस्टमर्स से रिलेशनशिप्स डेवलप करने के लिए किया जाता है, उनका एक कॉन्वर्सेशन स्टैब्लिश करने के लिए किया जाता है, कस्टमर को कंज्यूमर में कन्वर्जन करने के लिए किया जाता है। सपोज अगर मैंने रजिस्टर कर दिया है कोई वेबसाइट में पर मैंने वहां से प्रोडक्ट नहीं खरीदा, तो वो बार बार मुझे ऑफर देता रहेगा, ईमेल के थ्रू बताता रहेगा, अब हमारे यहाँ नया ऑफर ये आया है, हमारे यहाँ ये चीज ऑफ मिल रहा है, हम आपको ये देना चाह रहे हैं। ये क्या है, वो रिझा रहा है, मुझे एक कस्टमर को रिझा रहा है ताकि मैं उसके प्रोडक्ट को परचेस कर सकूं। फाइन, तो वो ईमेल मार्केटिंग होती है, कोल्ड ईमेलिंग होती है, हर किसी को चला जाता है।
अब इनके पास डेटा कहाँ से आता है, कभी सोचा आप लोगों ने? फिर आता है एक और, कंटेंट मार्केटिंग। ब्लॉग्स आते हैं, ब्लॉग्स देखते हैं यूट्यूब पे, गौरव तनेजा, प्रचलित, सौरभ जोशी, यशस्वी राजपूत, ये सब लोग ब्लॉगर्स हैं, पता नहीं, बड़े बड़े ऐसे जो भी नाम है इन लोगों के। ये लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, किसके बारे में, आइदर इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, जो चीजें इनके साथ हो रही है, जो चीजें ये कर रहे हैं, प्रोफेशनल पर्सनल जो भी चीजें, दे मेक अ वीडियो अबाउट इट, दे क्रिएट अ कंटेंट एंड देन दे डिलीवर इट टू द कस्टमर्स। अब यहाँ पर मार्केटिंग कैसे आई? सपोज कोई लड़की है ब्लॉगर, है ना, हम किसका नाम ले लें, कौन सी लड़की को जानते तुम लोग ब्लॉगर में? यशी, हाँ वो यशस्वी राजपूत ना, कि यशी अलग है, हाँ मतलब जो भी है, ठीक है, लड़की यशस्वी का यशी ही होता है यार, आई नो, जीता जाता है एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या ये लोग क्या करते हैं, जब इनकी वीडियोस वायरल होने लगती है, जब लोग इनका कंटेंट जो है कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं, है ना, देख रहे हैं ज्यादा, तो क्या इनको ब्रांड्स मिलते हैं, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स। फिर ये एक शॉर्ट बनाते हैं, हेलो गुडीज, आज मैं ये मेकअप अप्लाई कर रही हूँ, ऐसा करके ये लोग बोलते हैं, है ना। ये क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि हमने ये पर्टिकुलर ब्रांड यूज करा है, उस ब्रांड ने इनको पैसे दिए हैं, ये उनके ब्रांड का नाम लेने के लिए उनकी वीडियो में। क्यों? क्योंकि लाखों में लोग उस पर्टिकुलर पर्सन को देख रहे हैं, आप समझ रहे हो, तो उसका रीच कितना बढ़ेगा ब्रांड का, उसकी लीड्स कितनी जनरेट होगी अगर वो पॉजिटिव रिव्यूज देगी तो। जैसे टेक गुरु अगर कोई मोबाइल फोन का रिव्यू दे रहा है, सैमसंग के मोबाइल का रिव्यू दे रहा है, तो लोगों उसका लगभग एवरेज 2 लाख का कस्टमर बेस है, मतलब कंज्यूमर्स उसके कंटेंट को देख रहे हैं, ठीक है, डिसीजंस ले रहे हैं उसकी एडवाइसेस के ऊपर बेस्ड। तो क्या होगा, जानबूझकर ऐसे लोगों को ये अपने प्रोडक्ट्स देते हैं कि आप नाम लीजिए हमारे प्रोडक्ट का, इसका पॉजिटिव इफेक्ट्स जो है वो बताइए लोगों को, ताकि हमारी जो कंज्यूमर की रीच है वो बढ़ सके, हमारे कंज्यूमर्स जो है वो बढ़ सके, हमारी लीड और जनरेट हो सके, ठीक है। दिस इज हाउ कंटेंट इज यूज्ड फॉर मार्केटिंग पर्पस। ब्लॉग्स, फिर वीडियोस, ये सारी चीजें अट्रैक्ट करती है और टारगेट ऑडियंस को क्या करते हैं ये लोग, इंगेज करते हैं। वो अगर कोई कॉस्मेटिक्स का बता रही है अपनी वीडियो में, ब्लॉग में, कि आज मैंने ये फाउंडेशन यूज करा है, यू गाइज मस्ट अप्लाई एंड यू शुड ट्राई दिस, ऐसे करके जो बोलती हैं, सो ये आपको इंगेज करनी है। इसकी टारगेट ऑडियंस कौन थी, गर्ल्स, टारगेट ऑडियंस इसकी गर्ल्स थी, वो भी यंग एज वाली, 20 के बाद वाली, या अब तो भाई 15-14 साल की बच्चियां मेकअप करती हैं, तो ये सब उनको ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। वहीं अगर टेक गुरु की बात करें तो टेकीज जो होते हैं, टेक सेवी लोग होते हैं, जिनको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें जानना बहुत जरूरी रहता है, अपग्रेडेड रहना जरूरी रहता है, या परचेस करने वाले हैं कोई प्रोडक्ट, उनका वो टारगेट ऑडियंस था। फाइन। फिर इसके बाद आता है हमारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ओ माय गॉड, इन्फ्लुएंसर। करीना कपूर की एक वीडियो हुई थी वायरल, उसके एक्सप्रेशंस पे, है कि नहीं? आई एम नॉट टेलिंग एनीवन टू नॉट बिकम इन्फ्लुएंसर और टू बिकम इन्फ्लुएंसर, दैट डिपेंड्स ऑन यू, है ना, कि आपको कैसा बनना है, आपको क्या करना है। Now, influencing people has also become a full-time job for many people. What do you do? I'm an influencer. Oh wow. पैसा उनको ज्यादा मिल रहा है, हम जैसे लोग जो चप्पलें घसीट रहे हैं उनको कम मिल रहा है।
तो जो ये इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं वो लार्ज और नीश फॉलोइंग को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, इंस्पायर करने का। जैसे जिन लोगों को उनसे ऐसा कंटेंट मिल रहा है, जैसे एक आप लोगों ने देखा होगा, एक लड़की का नाम है निश हेयर, पता है, एक गुलाटी, वो विग्स लेकर आती है, हेयर एक्सटेंशंस लेकर आती है, ठीक है। शी इज एन, निशा तो नहीं है उसका नाम, समवन गुलाटी, उसका सरनेम है गुलाटी, हंसो मत, ठीक है। तो व्हाट शी ब्रिंग्स एज अ प्रोडक्ट, हेयर एक्सटेंशन या अलग अलग विग्स, या फिर किसी को अलग अलग हेयर स्टाइल्स करनी रहती है, तो इट्स नॉट, एंड शी डिड नॉट इवन कन्फाइडेड हर प्रोडक्ट टू फीमेल्स। उसने सिर्फ फीमेल्स के लिए ही अपने प्रोडक्ट को लिमिटेड नहीं करा है, उसने मेल के लिए भी करा है। मेल जो बड़े बाल कर लेते हैं उनको भी टाई करने के लिए दिक्कत होती है, हाँ होती है, दिस इज अ फैक्ट। तो उनके लिए ऐसी स्क्रंचीज लेकर आना जिसमें रियल हेयर दिख रहा है एंड दे कैन जस्ट टाई इट वेरी इजीली, सी। तो ये क्या है, उसने अपनी एक नीश ऑडियंस है, वो ऑलरेडी एक स्टार थी, मतलब ऑलरेडी एक इन्फ्लुएंसर थी वो सोशल मीडिया पे, उसने उस चीज को यूज करके, अपनी मीडिया को यूज करके अपना प्रोडक्ट को लेकर आई और उसको लॉन्च करा, एंड नाउ शी अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, शी हैज बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर। तो वो एक्टिंग मॉडलिंग के साथ साथ ये भी करती है, निश हेयर की मालकिन बोलती है वो खुद को, कभी देखना, शार्क टैंक पे भी आई थी। तो दिस वॉज हर। तो जब जब कोई लोग इन्फ्लुएंस करते हैं विथ लार्ज नंबर ऑफ फॉलोइंग्स या फिर नीश ऑडियंस को, दैट फॉर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट और सर्विस, दैट कम्स अंडर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ओके, ये वैसे किसके टाइप थे? नहीं, ये डिजिटल मार्केटिंग के टाइप थे। मैंने इसमें 1 2 3 जो कर दिया है इसको हटा देना, ये 1 ही रहेगा और बाकी के इसके पार्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर सब जगह टेक्नोलॉजी यूज हुई है। इसके बाद हम बाकी की भी मार्केटिंग के टाइप पढ़ेंगे। डिजिटल मार्केटिंग के बाद आता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ये तो इंटरनेट के आने के बाद की मार्केटिंग हुई है, उससे पहले क्या होता था वो भी तो जानना जरूरी है। Okay, I think we should wind up here.